आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने मन की बात में 78वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। भारतीय सैन्य ठिकाने पर पहला ड्रोन अटैक जम्मू एयरबेस में 5 मिनट में 2 धमाके। यूपी में बीजेपी के 16 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, सपा ने 11 जिला अध्यक्ष किए बर्खास्त। गठबंधन की खबरों पर बिफरी मायावती, कहा यूपी और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में अकेली लड़ेगी बीएसपी। यूपी विधानसभा चुनाव पर ओवैसी की नज़र, 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस साल के अंत तक 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दे दी जाएगी। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग से संबंधित एक रिपोर्ट को अंतरिम बताया और कहा कि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। डेल्टा वेरिएंट को लेकर यूरोप में लौटा लॉकडाउन, कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हो रही खत्म और सऊदी अरब में 3 साल की कैद के बाद रिहा हुई सामाजिक कार्यकर्ता। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। भारतीय वायुसेना इस बात की जांच कर रही है कि रविवार तड़के जम्मू वायु सेना स्टेशन पर हुए 2 विस्फोट क्या किसी भी भारतीय सैन्य ठिकाने पर पहला ड्रोन हमला है। सुबह 2 बजे से कुछ देर पहले 5 मिनट के भीतर हुए 2 विस्फोटों में वायुसेना के 2 जवान मामूली रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाके आधी रात 1:37 पर और 1:43 पर हुए। शीर्ष सैन्य सूत्रों का कहना है कि इसे एक गंभीर घटना के तौर पर माना जा रहा है। एनआईए की टीम भी हवाई अड्डे पर पहुंच गई, जो पाकिस्तान सीमा से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायु सेना के वाइस चीफ एयर मार्शल एचएस अरोड़ा से बात की। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक एयर मार्शल विक्रम सिंह जांच के लिए जम्मू में ही रहेंगे। शहर के सतवारी क्षेत्र में स्थित जम्मू हवाई अड्डा एक दोहरे उपयोग की सुविधा वाला एयरपोर्ट है, जो भारतीय वायु सेना के नियंत्रण में है और इसका उपयोग यात्री उड़ानों को संचालित करने के लिए भी किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि विस्फोट इंडियन एयरफोर्स द्वारा संचालित दोहरे उपयोग वाले हवाई अड्डे के एक हिस्से में हुआ। इस हमले में ड्रोन अटैक का शक जताया जा रहा है। बम निरोधक दस्ते की एक टीम विस्फोट स्थल पर जांच में जुटी है। इसके अलावा एनआईए की टीम भी वहां पहुंची है। वायुसेना की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जम्मू वायुसेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में रविवार तड़के 2 कम तीव्रता वाले विस्फोटों की सूचना मिली। एक धमाके में एक इमारत की छत को मामूली नुकसान हुआ है। दूसरा विस्फोट खुले क्षेत्र में हुआ। किसी भी उपकरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिविल एजेंसियों के साथ जांच जारी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 78वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए टीकों को लेकर लोगों की आशंका दूर करने की कोशिश की और उनसे भ्रम में न पड़ने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने अपना और अपनी मां का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, मैंने दोनों खुराक ली हैं। मेरी माताजी लगभग 100 साल की हैं, उन्होंने भी दोनों खुराकें ले ली हैं, इसलिए टीकों को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिल्खा सिंह जैसे लेजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गठजोड़ की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। खबर आ रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और बसपा मिलकर लड़ेगी। इस कयासों के बीच बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीएसपी अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन की खबरों का खंडन किया है। बीएसपी सुप्रीमो ने साफ किया है कि इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से ये स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी व उत्तराखंड में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाली विधानसभा का ये चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, अर्थात अकेले ही लड़ेगी। सऊदी अरब ने जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा अल सदा को 3 साल की कैद के बाद रिहा कर दिया है। नसीमा अल सदा सऊदी अरब के कातिफ क्षेत्र की रहने वाली हैं। उन्होंने महिलाओं और शिया अल्पसंख्यकों के हक में आवाज़ उठाई थी। साल 2018 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले साल उन्हें बंद कमरे में हुई अदालती सुनवाई के बाद 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनकी रिहाई की मांग की थी। मर्दों के प्रभुत्व वाली सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने की मांग के समर्थन में कैंपेन चलाने के आरोप में नसीमा अल सदा और समार बदावी को गिरफ्तार किया गया था।
इनकी मांग थी कि सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी जाए। नसीमा ने जस्टिस सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स नाम से एक संस्था की भी शुरुआत की थी, लेकिन सऊदी अरब ने इसकी इजाज़त नहीं दी गई। जिस समय नसीमा को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान कुछ और भी महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। उन पर विदेशी शक्तियों के लिए काम करने का आरोप लगाया गया था। मैं आपके साथ शहाना खान। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।